जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। In the previous lecture we had introduction of chapter number 7 along with introduction of exercise 7.1 and today we will discuss exercise 7.1 in detail. So come to the question number 1 of exercise 7.1, that is write the vector pq in the form of xi प्लस वाई जे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम वेक्टर को जो है वो दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम उसको वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, और सेकंड रिप्रेजेंटेशन हमने उसकी पढ़ी थी कि हम उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के तौर पे जो है वो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि वेक्टर पी क्यू को आपने जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे जो है वो लिखना है। तो पी क्यू को पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि पी और क्यू की वैल्यू क्या आती है लाइन वेक्टर की। तो बेसिकली इसमें आपने करना ये होता है कि ओ क्यू पोजिशन वेक्टर में से ओ पी को माइनस करना होता है। ठीक है, या इसको आसान अल्फाज में हम यूँ भी कहते हैं क्यू माइनस पी। क्यू के कंपोनेंट्स में से आपने पी के कंपोनेंट्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ith में से ith कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 माइनस 2 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -2 -3। तो ये चीज़ आपके पास इस तरह से बनेगी। पहले तो उन्होंने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहने दिया, ठीक है, उसके बाद इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लिया। और क्योंकि उसने आपसे कहा है कि आपने जो है वो इसको फाइंड आउट करना है, लिखना है आपने आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, तो आपने जो है वो इसको इस तरह से रीराइट कर लिया अपने आंसर को। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये एक्स कंपोनेंट कंसिडर होता है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास आई वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो ये आई के साथ आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जे वेक्टर है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो इसलिए जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है तो उसके साथ हमारे पास जे इन्वॉल्व हो जाता है। सो योर आंसर इज 4i माइनस 5j। आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में लेके सब्ट्रैक्ट करके एंड पे इसको आई जे की फॉर्म में लिख लें, या अदर वे इज कि आप इसको जो है पहले ही इनको आप आई और जे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपने आई और जे कंपोनेंट्स की फॉर्म में देना है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि क्वेश्चन में आपसे डिमांड ये की गई है। फिर हमारे पास इसका पार्ट 2 है जो कि होपफुली आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है कि आपको वेक्टर्स गिवन है और आपने उनके जो है वो मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वही मैं आपको बता देती हूँ। 2i प्लस माइनस 7j लिखा हुआ है, तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ u को किससे रिप्रेजेंट करना है, बार्स के बीच में आपने u वेक्टर को लिखना है अंडर द रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस -7 का जो कोफिशिएंट आ रहा है j का, उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर्स को आपने फिर ऐड करना है, स्क्वायर रूट लेना है। अगर तो ये सॉल्व हो जाता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा है कि गिवन दैट u, v and w are the vectors which are given to you, find the following vectors। बेसिकली दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ी थी कि ठीक है, आपने क्या करना है कि पार्ट नंबर 2 में देखिए जिससे लिखा हुआ है 2u माइनस 3v प्लस 4w, इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, जबकि आपको वो u वैक्टर, v वैक्टर और w वैक्टर्स की जो वैल्यू है दीज आर गिवन टू यू। अब u को आपने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, v को आपने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, w को आपने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। इनके बाहर आपके पास स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंडिविजुअली ब्रैकेट के बाहर जो भी स्केलर होता है वो ब्रैकेट के हर एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू -3i एंड माइनस माइनस प्लस 18j। आई कंपोनेंट्स को और j कंपोनेंट्स को कंबाइन किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपने जो है जी, ये सवाल नंबर 4 है। ठीक है, सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आपने जो है वो सम ऑफ द टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी जो है वो फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के, सी के, डी के, चारों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ए बी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पी क्यू कैलकुलेट किया था, बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी। पहले आपने इन दोनों को, ये बी माइनस ए के कंपोनेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, फिर ये आपके पास सी डी माइनस सी के हैं। इनका आंसर आपके पास ये आ गया। जब आपने इनको ऐड सॉल्व किया तो ये आपके पास नल वेक्टर बेसिकली आंसर आ रहा है। ठीक है, आई कंपोनेंट आई से कैंसिल आउट हो रहा है, जे वाला जे से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास बेसिकली दिस इज अ नल कंपोनेंट या जीरो वेक्टर्स को हम कहेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर।
सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू दिस एंड बी इज द पॉइंट दिस। अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दी, जैसे यहाँ पे पी और क्यू गिवन था तो आपने पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। अब यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू गिवन है और साथ में ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉरी, बी पॉइंट इज गिवन टू यू, ए पॉइंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे सवाल का मतलब ये है, सवाल नंबर 5 में ए बी की वैल्यू आपको ये वाला आंसर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, साथ में बी के आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेट से कहते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं नाम रख लेती हूँ एक्स और वाई का, ठीक है। एक तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम इसको ऐसे, ये चीज़ बेसिकली किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए विच इज ओ बी माइनस ओ ऑफ ए, ठीक है। ओ बी ए बी की वैल्यू आपको पता है, ओ ए आपने बेसिकली कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ओ ए की डायरेक्शन को जब आप ए ओ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस, यहाँ पर एक और माइनस अपीयर होगा, वो इस माइनस के साथ मिलकर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आपने चूंकि ए ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वालिटी के साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए बी वाले में से आप ओ बी पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ए ओ की कंपोनेंट्स यानी कि ए की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि फाइंड द यूनिट फैक्टर। इससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी करवाई है कि किस तरह से आपने यूनिट फैक्टर कैलकुलेट करना है। जो फैक्टर आपको गिवन है आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर आपने उस फैक्टर को जो है वो उसके कंपोनेंट्स में इंडिविजुअली डिवाइड कर देना है। अब आपका टारगेट ये है कि वेरिफिकेशन के लिए आपने ये करना है कि आपने इस कंपोनेंट, इस होल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और इसका आंसर जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आना चाहिए। वो यहाँ से नज़र भी आ रहा है, 2/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/5, माइनस 1/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/5, 4 + 1 5/5 विच इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स कि जो आपने यूनिट फैक्टर कैलकुलेट किया है यहाँ पर, दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स this and this, use vector method to find the coordinates of the point D। इससे रिलेटेड में एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवाई है कि जो पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, उसको हमने जनरल जो है वो नाम दे दिया x और y का, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है इसके कोऑर्डिनेट्स D के। अब पैरेललोग्राम को के जो लॉ को यूज़ करते हुए हमें पता है कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल भी है, ए बी की जो लेंथ है वो डी सी की लेंथ के इक्वल भी है एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ये बात हमें पैरेललोग्राम के लॉ से पता चलती है, ठीक है। इन दोनों को आपने इक्वेट करना है, इट मीन्स के ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए को माइनस करना है, सी के कोऑर्डिनेट में से आपने डी को माइनस करना है। तो देखें आपके पास ये फॉर्म, इस तरह की कुछ चीज़ अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपने आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ इक्वेट किया तो आपके पास एक इक्वेशन एक्स में आ जाएगी। जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन आपके पास वाई में आ जाएगी। यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ -1 2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। इसका पार्ट 2 भी आपने सिमिलर स्टेप्स पे करना है, ठीक है। पार्ट 2 में अब आपके पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम की बजाय वहाँ पर ए ई बी डी पैरेललोग्राम है और आपने ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर 8 देख रही थी। सवाल नंबर 7 पे जो पार्ट 2 है वो भी सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होगा, उसमें भी आपने डी ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी एक्सरसाइज का वो भी इसी तरह सॉल्व होगा, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इफ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द सवाल नंबर 8 की बात कर रही हूँ, ठीक है। इफ बी सी एंड डी आर द रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आपने जो है वेक्टर मेथड को यूज़ करते हुए पहले पार्ट में आपने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सेकंड पार्ट में आपने ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पार्ट 1 बिल्कुल सवाल नंबर 7 के पार्ट 1 की तरह उन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व होगा, ठीक है। और इसके पार्ट 2 में अब आपकी पैरेललोग्राम जो है वो ए ई बी डी है। तो आप देखो, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम ए बी को डी सी के पैरेलल ले रहे थे, अब हमारे पास ए ई जो है वो डी बी के पैरेलल है। सो इट मीन्स के लेंथ ऑफ ए ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी बी होगा, ठीक है। तो ई वाले में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, बी वाले में से डी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो है वो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 9 है और उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आपने इफ ओ इज द ओरिजिन ओ पी इज इक्वल टू ए बी,
फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर गिवन टू यू। ठीक है, आपने जो है वो पी फाइंड आउट करना है जबकि ए और बी के वर्टिसेस आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट हमने फिर से पी ऑफ एक्स वाई कर दिया। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ए बी, दिस कंडीशन इज गिवन टू यू। इट मीन्स पी में से ओ के कोऑर्डिनेट्स को आप, ओ हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे आपके पास एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो, दिस इज एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो। ए बी मीन्स बी माइनस ए, 1 माइनस माइनस थ्री था तो 1 प्लस थ्री हो गया, 0 माइनस 7 हो गया। अब आई एथ कंपोनेंट को आई एथ के साथ कंपेयर कर लिया, जे एथ कंपोनेंट को जे के साथ कंपेयर कर लिया, तो आपके पास पी के जो है वो कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ठीक है, सवाल नंबर 10 में भी इसी तरह से सॉल्व होगा, वो आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, 10 और 11 आपने खुद से करने, सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होंगे। ठीक है, हमारे पास सवाल नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स एंड द गिवन रेशो। अभी जो हमने एक रेशो फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बेसिकली उससे जो है वो सॉल्व होगा, उससे रिलेटेड ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर दिस इन द रेशो दिस। अब आपके पास वो जो चीज़ थी ना, क्यू ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, तो बेसिकली आपने आर पोजीशन वेक्टर जो है वो पी का फाइंड करना है, जबकि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपको ये गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आपको ये गिवन है, और पी क्यू जो है वो आपके पास 4 और 3 है। तब आप देखो ये रेशो फॉर्मूला है जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आर इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस क्यू ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। पी 4 है, क्यू 3 है, सी का पोजीशन वेक्टर आपके पास ये गिवन है, डी का ये गिवन है। इनको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को 4 से, इसको 3 से, आई कंपोनेंट्स को कंबाइन किया, जे को कंबाइन किया, उनको देखें अगर 7 पे डिवाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको इस तरह से सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, 18/7 माइनस 1/7, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आ गया, पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पॉइंट पी आ गया। ठीक है, पार्ट 2 इसका आराम से कैलकुलेट हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है कि प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने एक ट्रायंगल ले ली, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ले ली है। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है वो एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि अदर टू लाइंस की मिड पॉइंट्स को जॉइन कर रही है। ठीक है, दिस इज द लाइन, ये डी ई जो कि इन दोनों लाइंस के मिड पॉइंट को जॉइन कर रही है। ठीक है, और वो इस लाइन के पैरेलल भी है। हमें शो ये करना है कि इसकी जो लेंथ है वो इस लेंथ के हाफ है। ठीक है, ये चीज़ आपने शो करनी है। सवाल में आपको गिवन क्या क्या है कि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इन दोनों लाइंस के मिड पॉइंट पे जो है वो बनी है, और ये जो लाइन है ये आपकी बी सी लाइन के पैरेलल है। और आप एक और चीज़ आपको गिवन क्या है, और ये दोनों बातें बेसिकली आपने प्रूव करनी है कि ये इसकी जो लेंथ है वो फिर इसके इस लेंथ का हाफ होगी। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ए बी सी बी द ट्राइंगल। सपोज पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ए इज ए, small a, OB is small b, and OC is small c, where O is the origin. Let D and E be the midpoints of AB and AC respectively. D ने AB को मिड पॉइंट पे कट किया, C पॉइंट ने AC को मिड पॉइंट पे कट किया। देन पोजिशन वेक्टर ऑफ D इज इक्वल टू A प्लस बी बाई टू। चूंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये आप पीछे पढ़ के आएंगे, अगर ये मिड पॉइंट है, कॉलरी में हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इट वुड बी A प्लस बी बाई टू, एंड इफ E इज द मिड पॉइंट सो इट वुड बी midpoints of these two position vectors, that is A plus B by 2. ठीक है, सो वी हैव टू शो दैट कि ये जो लाइन है बेसिकली डी ई ये बी सी के पैरेलल है। एक बात तो हमने ये बात प्रूव करनी है, दूसरी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि डी ई की जो लेंथ है दैट इज द मॉडुलस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी कि अगर ये इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर लेट से 10 है तो इसकी लंबाई जो है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम चूँकि जनरली इसको प्रूव करें तो देखें, पहले तो हम शो करेंगे कि नाउ दिस इज इक्वल पैरेलल टू दिस। ठीक है, डी इज इक्वल टू ओ ई माइनस ओ डी, दैट इज ई माइनस डी। ई के कोऑर्डिनेट्स में से आपने इसको डी को माइनस कर देना है, तो वो आपके पास ये आएगा ए प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। ए बाई टू माइनस ए बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी माइनस बी बाई टू। ये चीज़ आपके पास आ गई, डी ई के आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
कि हमें शो ये करना है कि ये जो है चीज़ है वो इसका हाफ है, ठीक है। तो जब हमने बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए तो सी माइनस बी विच इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो 1 और 2 से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है डी ई की वैल्यू उससे हाफ है। अब हमने शो ये करना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखें डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई 2, ये मतलब है ना कि डी ई जो है वो बी सी का हाफ है, ठीक है। और डी ई को हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 ऑफ बी सी। तो हमने एक पीछे रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं और दीज आर नॉन एज पैरेलल वेक्टर्स। तो इट मीन्स कि डी और बी सी जो है वो आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि बी सी डी जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी है, या आप इसको अदर वर्ड्स में 1/2 भी तो स्केलर है, और अगर 2 को हम यहाँ ले आएँ तो 2DE बन जाएगा। इट मीन्स कि DE जो है वो स्केलर मल्टीपल है 2 के साथ मिलके BC का, तो इट मीन्स कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। बेसिकली रिजल्ट जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो ये था कि अगर कोई वेक्टर कोई और वेक्टर किसी पहले वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, तो यहाँ से हम दो बातें उनके बारे में कह सकते हैं। एक बात तो हम कहते हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम है, और फिर अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको हम कहते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में उसका जो है वो पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन को बनाता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स कि अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखा जा सकता है तो इट मीन्स कि वेक्टर ए एंड बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से ये रिजल्ट भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, कि हमने शो करना था कि ये जो लेंथ थी हमारे पास डी ई वो बी सी के पैरेलल थी और इसकी जो मैग्नीट्यूड था वो इसका हाफ था। तो देखें दोनों चीज़ें जो है वो हमने प्रूव कर दी हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है। टू फॉर्म अ पैरेलल क्वाड्रिलेटरल जो है गर्ल्स ये भी हमारे पास 4 साइडेड फिगर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपके पास जो है वो आमने सामने वाली साइड्स की जो लेंथ होती है बेसिकली वो इक्वल होती है, जबकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो इसकी लेंथ जो है वो इस लेंथ से बड़ी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो कि ओ ए के जो वर्टिस पोजीशन वेक्टर को ए से डिनोट किया है, ओ बी को स्मॉल बी से, ओ सी को स्मॉल सी से, ओ डी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल डी से डिनोट किया है, वेयर ओ इज द ओरिजिन। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास एक जो है वो पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया है E, F, G and H का, ठीक है। Be the midpoints of the sides A, B, B, C, C, D and A, D respectively, ये इसके midpoints हैं। Then O, E is equal to this। अब चूंकि ये midpoint है तो इसके coordinates क्या बनेंगे, इसका sum और इसका sum divided by half, sum of these two position vectors divided by 2। अब F की बात करेंगे तो B plus C divided by 2, G की बात करेंगे तो C plus D divided by 2, H की बात करेंगे तो A plus D divided by 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब हमने शो ये करना है टू प्रूव दैट ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमने ये चीज़ शो करनी है कि ये जो हमारे पास फिगर बन रही है इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, हम इसको शो कराना चाहते हैं कि ये जो है वो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। अगर हम इसको ये प्रूव कराना चाहते हैं कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि हम कहते हैं कि आमने और सामने वाली जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम ये शो करते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो इसके मैग्नीट्यूड के इसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, दैट इज ई एफ। फर्स्ट कंडीशन इज ई एफ इज पैरेलल टू एच जी, ठीक है। एक कंडीशन आपने ये प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन आपने ये प्रूव करनी है कि ई एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एच जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। ये देखें, टू प्रूव दैट ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, ई एफ हमने कैलकुलेट किया, इट मीन्स कि एफ में से ई के कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर दिया, फिर आपने एच जी कैलकुलेट किया, उसमें से आपने जी में से एच के कंपोनेंट्स को सबट्रैक्ट कर दिया, देन यू कैलकुलेटेड ई एच एफ जी, ये चारों के चारों हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट ये सारी की सारी जो लेंथ्स हैं वो आपस में बराबर हैं, सो ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपस में लंबाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे की बराबर हैं और ये सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ये आपस में पैरेलल भी हैं, और क्योंकि इनकी लेंथ्स आपस में इक्वल हैं, so it represents a parallelogram। होपफुली एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी आपको। अगर कोई कुछ इश्यूज आएंगे तो आप फर्दर जो है वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 का इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर 7.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।